एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम द हिंदू का एक एडिटोरियल कंप्लीट करेंगे। इसे जितना हो सके आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। तो बने रहना पूरी वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबा देना यार। चलो, तो स्टार्ट करते हैं इस आर्टिकल के हेडलाइन से। स्टीयरिंग द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना। स्टीयरिंग मतलब होता है रास्ते पर लाना या आगे बढ़ाना। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना अमीड्स, अमीड मतलब के बीच, ग्लोबल ट्रबल्स, भारतीय वैश्विक संकटों के बीच भारतीय व्यवस्था को आगे बढ़ाना। तो लो, आप इंग्लिश का एक रूल है कि कोई सेंटेंस जो होता है वो मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस जो होते हैं वो अगर आप उसका हिंदी कर रहे हो, ट्रांसलेशन कर रहे हो, तो पीछे से उसके मीनिंग्स निकलते हैं। जैसे यहाँ पे हुआ वैश्विक संकटों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना। तो लिखा है इस तरफ से, लेकिन हिंदी उसके उल्टे तरफ से हो रही है, पीछे से हो रही है ना। यहाँ पे देखो ट्रबल में एस लगा है, इसका मतलब कि एक नहीं बहुत सारे संकटों की बात हो रही है। ठीक है, ये प्लूरल वर्ड है। चलिए तो आगे देखते हैं। द ग्लोबल इकोनॉमी, वैश्विक अर्थव्यवस्था इज अंडरगोइंग, गुजर रही है अ सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव से, परिवर्तन से। मार्क्ड बाई, जो चिन्हित है, शिफ्ट्स इन ट्रेड पॉलिसीज, व्यापार नीतियों में बदलाव, और कंटिन्यूइंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस, लगातार निरंतर भू राजनीतिक तनावों द्वारा चिन्हित है। अब एक टर्म है यहाँ पर जियोपॉलिटिकल टेंशन, इसका मतलब क्या हुआ तो वो समझो पहले। इसमें दो वर्ड्स कंप्राइज्ड हैं, जियो एंड पॉलिटिक, है ना। तो जियो पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है कि जियोग्राफिकल फैक्टर्स, भौगोलिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे नदी, पानी, जो बॉर्डर्स होते हैं, मैरीटाइम एरियाज होते हैं, समुद्री क्षेत्र, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पॉलिटिक्स को और इंटरनेशनल रिलेशंस को। तो उसकी स्टडी को कहते हैं जियोपॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स को कैसे प्रभाव देता है, जो ज्योग्राफिकल, जो भौगोलिक क्षेत्र होते हैं वो पॉलिटिक्स को कैसे प्रभावित करते हैं, तो आप क्लियरली देख सकते हो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के इश्यूज के को। इंडिया पाक का जो बॉर्डर है वो एक ज्योग्राफी शो करता है, एक भौगोलिक क्षेत्र है। अब वहाँ पे उस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए, उसको कैप्चर करने के लिए जो पीओके का एरिया है, वो हमारे इंडिया में भी कई सारी नीतियां बनाई जा रही हैं कि व्हाट शुड वी डू, एंड पाकिस्तान यू कैन क्लियरली सी कि क्या कर रहा है। तो वहाँ पे भी आई मस्ट से कि पॉलिटिक्स चल रहे होंगे। ठीक है, तो इन क्षेत्रों की वजह से जो पॉलिटिक्स होते हैं उसको कहते हैं जियो पॉलिटिक्स, उसकी स्टडी को। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर। अब जियो पॉलिटिक्स तो समझ गए आप। अब जियो पॉलिटिकल टेंशन क्या होता है कि अब इन जियो पॉलिटिक्स की वजह से जो टेंशन क्रिएट हुआ, टेंशन कैसे क्रिएट होता है कि अब दो से ज़्यादा देशों में जो तनाव होते हैं इन टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को लेकर के, या बॉर्डर डिसएग्रीमेंट्स, लैंड, मैरीटाइम एरियाज, इन चीज़ों से रिलेटेड जो टेंशन होते हैं उसको कहते हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन। इसका परिणाम क्या होता है कि इट अफेक्ट्स इकोनॉमीज, अर्थव्यवस्थाओं को अफेक्ट करता है, ट्रेड को अफेक्ट करता है, व्यापार को अफेक्ट करता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे भारत से पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती हैं, भेजी जाती हैं, लेकिन जहाँ पे भी ये टेंशन क्रिएट होने लग जाते हैं, जहाँ इस तरीके के बॉर्डर इश्यूज आने लग जाते हैं, तो फिर वो एक्सपोर्ट अगर कम हो गया या बंद हो गया तो ऑब्वियसली हम पर भी असर दिखने को मिलेगा और उनकी इकोनॉमी भी, उनके यहाँ भी इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो इस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक कंट्रीज को इम्पैक्ट करती हैं, प्रभाव डालती हैं। आई होप द टर्म इज क्लियर टू यू नाउ। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी सी अ रिटर्न ऑफ ट्रेड वॉर्स, हम व्यापार युद्धों की वापसी, टैरिफ वॉर देखते हैं। द रिव्यू ऑफ टैरिफ्स बाय कंट्रीज, टैरिफ की समीक्षा देशों द्वारा, एज वेल एज अ सर्ज इन नेगोशिएशंस फॉर बिलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स, साथ ही साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के लिए बातचीत में भी उछाल देख रहे हैं। सर्ज मतलब होता है वृद्धि या उछाल, बढ़ना कोई चीज़। तो कहने का मतलब कि इन टेंशन्स की वजह से हम आए दिन देखते रहते हैं कि
कंट्रीज में ट्रेड वॉर्स या तो हो रहे होते हैं और या फिर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स, द्विपक्षीय मतलब दो देशों या दो से ज्यादा देशों के बीच व्यापार समझौतों में बातचीत होते रहती है। और ये चीजें आजकल काफी बढ़ रही हैं। जैसे हाल ही में आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों की यात्रा पे निकले थे, सिप्रस, कनाडा और क्रोएशिया। तो वो ऐसा नहीं है कि वो वहां पे घूमने गए थे, है ना, वो भी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स या बातचीत के लिए ही लोग जाते हैं या एक कंट्री से दूसरे कंट्री को विजिट करते हैं। तो ये इन चीज़ों में भी आजकल उछाल देखने को मिल रहा है, वृद्धि आ गई है क्योंकि टेंशन इतने क्रिएट हो गए हैं। दीज हैव लेड टू हाइटेंड, इसकी वजह से बढ़ गई हैं क्या, अनसर्टेनिटीज, अनिश्चितताएं, कुछ फिक्स नहीं है। इम्पैक्टिंग नॉट जस्ट ट्रेड, जो कि सिर्फ व्यापार को प्रभाव नहीं कर रहा है बट ऑल्सो, लेकिन इसे फाइनेंशियल मार्केट्स, वित्तीय बाजारों और आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, आर्थिक विकास की संभावनाओं पर भी इसका असर देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है। विद ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स, वैश्विक व्यापार की गतिशीलता इवॉल्विंग रैपिडली, तेजी से विकसित हो रही है, इवॉल्व हो रही है। इट कुड लेड टू अ स्ट्रक्चरल रीअलाइनमेंट ऑफ ग्लोबल ट्रेड, वैश्विक व्यापार का, विद लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स। इससे व्यापार, ट्रेड और निवेश के लिए लंबे समय का प्रभाव, दीर्घकालिक प्रभाव के साथ वैश्विक व्यापार मतलब ग्लोबल ट्रेड का एक संरचनात्मक, एक स्ट्रक्चरल निर्माण हो सकता है, पुनर्निर्माण हो सकता है। ठीक है। रीअलाइनमेंट मतलब फिर से बन सकता है, सुधर सकता है। टॉक्स हो रहे हैं, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं इनकी वजह से। बिजनेसेस विल हैव टू वे द शॉर्ट टर्म चैलेंजेस, व्यवसायों को अल्पकालिक, शॉर्ट टर्म मतलब कम समय की चुनौतियों के साथ साथ, एज वेल एज लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ दीर्घकालिक, लंबे समय अवसरों का पर भी विचार करना पड़ेगा। इंडस्ट्री हैज टू री स्ट्रैटेजाइज, उद्योगों को फिर से रणनीति बनानी होगी। हैज टू, हैज आया है क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक इंडस्ट्री की बात हो रही है, उद्योग को। इंडस्ट्रीज होता मतलब प्लूरल वर्ड और ये सिंगुलर वर्ड है, तो सिंगुलर वर्ड के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैज। ठीक है। और हैज टू अगर साथ में आ गया, इसका मतलब वो आपको फोर्स कर रहा है कि आपको वो काम करना पड़ेगा। तो उद्योगों को करना पड़ेगा, रणनीति बनानी पड़ेगी फिर से। तो फ्यूचर दिखाता है हैज टू अगर साथ में आ गया तो। कैसी रणनीति, अमीड राइजिंग कॉस्ट्स, बढ़ती लागत, डिसरप्टेड सप्लाई नेटवर्क्स, डिसरप्शन मतलब होता है बाधा पहुंचाना, रुकावट, तो बाधित आपूर्ति नेटवर्क्स, और असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, असिमेट्रिक मतलब असममित, जो इंफॉर्मेशन बेसिकली सही नहीं हो, ऐसे इन चीज़ों के लिए रणनीति बनानी पड़ेगी। द यूनाइटेड स्टेट्स इज इंडियाज लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, ये एक फैक्ट है विच यू नीड टू लर्न। इसका मतलब हुआ कि अमेरिका भारत का, इंडियाज, ये एपोस्ट्रोफी एस दिख रहा है, इसका मतलब होता है काके की ऑफ, तो भारत का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट, सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है, डेस्टिनेशन है, जहां हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। अकाउंटिंग फॉर नियरली 1/5 ऑफ इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, जो भारत के वस्तु निर्यात का लगभग 5वां हिस्सा है। मतलब जितने भी एक्सपोर्ट्स हम करते हैं जितने भी कंट्रीज में, 1/5 जो है वो हम सिर्फ यूएस को भेज देते हैं। देयरफॉर, इसलिए अनसर्टेनिटीज इन द टैरिफ रेजिम, टैरिफ व्यवस्था की अनिश्चितताएं, इन दिस मार्केट, इस बाजार में, सेवरली इम्पैक्ट द बिजनेस ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स, भारतीय निर्यातकों के व्यवसाय को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। अब जैसे क्या होता है कि यहाँ से जो एक्सपोर्ट किया गया, चीज़ें की गई, वहाँ यूएस में भेजी गई, और जैसे ही वहाँ पहुंची तो वहाँ पे यूएस में जो टैरिफ की अनसर्टेनिटीज हैं, जो वहाँ पे कभी भी टैरिफ की उछाल देखी जा सकती है, ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं वहाँ पे। ये मिस्टर ट्रम्प जो है वो टैरिफ कभी लगा देते हैं, कभी हटा देते हैं। तो ये जो अनसर्टेनिटी है, अनिश्चित जो काम है उनका, इस वजह से हमारे एक्सपोर्टर्स को काफी गंभीर रूप से उसका असर देखने को मिलता है। टैरिफ होता क्या है वो समझो। दूसरे देशों से आए गए प्रोडक्ट्स, जो भी सामान भेजे गए हैं,
जैसे हमने अपने देश में इंपोर्ट किया और फिर हमने उस देश पे टैरिफ लगा दी, मतलब कि उनकी सामानों को ज़्यादा, उनके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा कॉस्टली कर दिया, महंगा कर दिया। तो क्या होगा कि यहाँ के जो लोकल लोग होंगे वो हमारे कंट्री, अपने देश की चीज़ें खरीदने लगेंगे, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली चीप हो जाएगा, क्योंकि जो फॉरेन से आए गुड्स हैं वो महंगे हो चुके हैं टैरिफ की वजह से। तो लोग अपनी कंट्री के डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स खरीदने चालू कर देंगे। तो ये जो होता है वो कंट्रीज का एक बिजनेस स्ट्रैटेजी होता है। तो अमेरिका में ये चीज़ें काफ़ी देखने को मिलती हैं और ये बिल्कुल अनसर्टेन है कि वो कभी भी टैरिफ लगा देते हैं चीज़ों पर। तो इंडियन एक्सपोर्ट्स जो यहाँ से चीज़ें भेजी गई, वहाँ उन्होंने क्या किया कि उस पर टैरिफ लगा दिया और वो महंगी हो गई। तो लोग खरीदेंगे नहीं, लोग अपने देश की चीज़ें खरीदेंगे और इंडियन से जो प्रोडक्ट्स गए वो नहीं खरीदेंगे। तो इस तरह से भारतीय एक्सपोर्टर्स को काफ़ी हद तक इसका प्रभाव देखने को मिलता है। फॉर सर्टेन सेक्टर्स, निश्चित क्षेत्र कुछ ऐसे निश्चित सेक्टर्स हैं सच एज, जैसे कि मरीन, अपैरल, कारपेट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो कंपोनेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो नेम्स दिए गए हैं, समुद्री परिधान, अपैरल मतलब कपड़े से संबंधित जो ड्रेसेस होती हैं, कारपेट्स कालीन, जेम्स जितने स्टोन्स होते हैं, एंड ज्वेलरी और आभूषण, फार्मास्यूटिकल्स मतलब मेडिसिन से संबंधित, ऑटो कंपोनेंट्स ऑटो घटक और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कुछ कुछ क्षेत्रों के लिए इंडियाज डिपेंडेंस ऑन द यूएस मार्केट इज वेरी हाई। भारत की अमेरिकी बाजार पर निर्भरता बहुत अधिक है। मतलब ये कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, क्षेत्र हैं जिसका एक्सपोर्ट हम काफ़ी हद तक अमेरिका में करते हैं। मतलब वहाँ पे ये चीज़ें खरीदी जाती हैं और अगर वहाँ टैरिफ बढ़ा दी गई और ये नहीं खरीदा गया या कम बिक्री हुई तो इससे हमें भारत को काफ़ी हद तक नुकसान होगा, क्योंकि हमारी डिपेंडेंस यूएस मार्केट पर काफ़ी हाई है। एडिशनल टैरिफ, अतिरिक्त टैरिफ वुड इरोड मार्जिन्स ऑफ दीज एक्सपोर्टर्स। इरोड मतलब होता है मिटा देना या ख़त्म कर देना। तो एडिशनल टैरिफ जो लगाई जाती हैं, एक हद तक, एक लिमिट तक टैरिफ सारी कंट्रीज लगाती हैं। जितने भी फॉरेन गुड्स आते हैं, इंपोर्ट किए जाते हैं उनके देशों में, तो उस पर एक लिमिटेड टैरिफ लगाई जाती है, दैट इज फाइन। लेकिन एडिशनल टैरिफ अगर ऊपर से कुछ और एक्स्ट्रा लगा दिया उस पर, तो वो जो है वो इरोड कर देगा। इरोड मतलब खत्म कर देगा मार्जिन। जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं वो एक मार्जिन लेके चलते होंगे कि हाँ भाई मुझे इतने की प्रॉफिट होगी, इतना बेनिफिट मिलेगा, तो उस मार्जिन को खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने टैरिफ बढ़ा के उन प्रोडक्ट्स को और महंगा कर दिया, इनको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा। पर्टिकुलरली माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड मेक देयर एक्सपोर्ट्स अनवाइबल। खास करके सूक्ष्म, छोटे, लघु और मध्यम उद्यमों के अतिरिक्त के मार्जिन को खत्म कर देंगे एंड मेक देयर एक्सपोर्ट्स अनवाइबल, और उनके निर्यात को अव्यवहारिक बना देंगे। अव्यवहारिक मतलब जिससे कोई लाभ नहीं हो, अनवाइबल, जैसे उन्होंने जो एक्सपोर्ट किया उससे उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। पॉसिबल इश्यूज, संभावित मुद्दे। However, हालांकि the imposition of the US's reciprocal tariffs, इम्पोज करना मतलब थोपना या लगाना, अमेरिका द्वारा पारस्परिक टैरिफ इम्पोज करने लगाए जाना itself remains uncertain, जो अनिश्चित बनी हुई है, given the possibility, और जो संभावना देती है of interim deals, आंतरिक सौदों और ट्रेड अग्रीमेंट्स की, व्यापार समझौतों पर बातचीत की। तो इंटरिम डील्स मतलब जो बीच बीच में डील्स होते रहते हैं, मतलब उन्होंने टैरिफ लगा दिया, रेसिप्रोकल टैरिफ, एडिशनल टैरिफ, तो अब उस वजह से फिर बातचीत होगी, तो उसको और फिर कुछ डील्स किए जाएंगे। तो बीच बीच में जो अचानक से जो डील्स होंगे उसको कहते हैं इंटरिम डील्स। ट्रेड एग्रीमेंट्स दैट द यूएस इज नेगोशिएटिंग विद मेनी कंट्रीज, कि अमेरिका, नेगोशिएशन मतलब होता है समझौते, तो अमेरिका जो है कई देशों के साथ बातें कर रहा है, नेगोशिएशन कर रहा है, इंक्लूडिंग इंडिया जिसमें भारत भी शामिल है, एंड ऑल्सो द रिसेंट ऑर्डर ऑफ द यूएस कोर्ट, और हाल ही की ऑर्डर, किसके ऑर्डर? अमेरिका की कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड चैलेंजिंग द इम्पोजिशन ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ्स। और साथ ही यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के हाल के आदेश में जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, पारस्परिक अलग से जो टैरिफ लगाए जाने की उन्होंने चुनौती दी है। अंडर सच अनसर्टेन सिनेरियोज, ऐसे अनिश्चित परिदृश्यों, जो ऐसे सीन्स जो आ रहे हैं सामने, वन कैन नॉट इवन एक्यूरेटली असेस
एक कंट्री जो है वो इसका कोई सटीक रूप से आकलन नहीं कर सकता है, एक्यूरेट मतलब एकदम सटीक रूप से इसका आकलन असेस नहीं कर सकता है वेदर इंडियन एक्सपोर्टर्स कि क्या भारतीय निर्यातकों विल गेट एनी रिलेटिव टैरिफ एडवांटेज, निर्यातकों को कोई सापेक्ष लाभ मिलेगा विज़ कंपीटिंग कंट्रीज सच एज चाइना, बांग्लादेश और वियतनाम। ऐसे जो सिनेरियोज देखने को मिल रहे हैं अमेरिका में, तो उसकी वजह से कोई भी इंसान, कोई भी कंट्री सटीक रूप से यह आकलन, यह असेस नहीं कर सकता है कि क्या भारतीय निर्यातकों को, इंडियन एक्सपोर्टर्स को चीन, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों या जैसे प्रतिस्पर्धी जो कॉम्पिटिटिंग जो कंट्रीज हैं के मुकाबले कोई सापेक्ष उसके सामने कोई टैरिफ लाभ मिलेगा या नहीं, कोई नहीं कह सकता। दैट वॉज कंसिडर्ड अ हाई प्रॉफिटेबिलिटी इन द इनिशियल असेसमेंट, जिसे प्रारंभिक आकलन में, जो शुरुआत के आकलन हुए थे, उसमें उच्च संभावना माना गया था। व्हेन रेसिप्रोकल टैरिफ्स वर अनाउंस्ड, जब पारस्परिक टैरिफ लगाए जाने की घोषणा की गई थी। एक्सपर्ट्स एंड इकोनॉमिस्ट्स, विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों हैव हाईलाइटेड, ने प्रकाश डाला है कि द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ दिस टैरिफ्स, कि इन शुल्कों का सीधा प्रभाव इफ इम्प्लीमेंटेड, अगर लगाया जाता या लागू किया गया, ऑन द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था पर, इज एक्सपेक्टेड टू बी लिमिटेड, सीमित रहने की उम्मीद है। मतलब वह इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा अगर इवन इफ दीज टैरिफ्स वर इम्प्लीमेंटेड, तो भी हमारे भारतीय इकोनॉमी पर ये लिमिटेड होगा। ड्यू टू इंडियाज रेजिलियंट एक्सटर्नल इकोनॉमी, क्यों ड्यू टू का मतलब उसके कारण क्या है, इंडिया भारत के लचीले एक्सटर्नल बाहरी इकोनॉमी, बाहरी अर्थव्यवस्था। लचीली बाहरी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ कि हम कंप्लीटली सिर्फ यूएस को सामान एक्सपोर्ट करने के लिए डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि हमारी उसके अलावे हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जिस पे हमारी इकोनॉमी रिलाई करती है, और इसीलिए ये हमारी इकोनॉमी के रेजिलियंस की वजह से हमें ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इंडियन इकोनॉमी को इम्पैक्ट करती हैं, या जिस पर हम, और ऑप्शंस हैं हमारे पास जिस पर हम डिपेंड करते हैं, पर्टिकुलरली विशेष रूप से राइजिंग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, सेवा निर्यात में बढ़ता योगदान। सेवा निर्यात मतलब अपना काम का एक्सपोर्ट करना। काम को कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम, जब कोई पर्सन एक हमारे देश से दूसरे कंट्री में जाके अपना सर्विस देता है, तो उस देश को डेवलप करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है ना, अपनी सर्विस दे रहा है ना, तो हम सिर्फ सामान नहीं भेजते बल्कि हम सर्विसेज भी एक्सपोर्ट करते हैं। हाई रेमिटेंसेस, रेमिटेंस का मतलब क्या होता है, अब रेमिटेंस का मतलब उच्च प्रेषण, हाई रेमिटेंस। अब कोई दूसरे कंट्री में गया हमारे कंट्री से, और वहाँ पे वो काम कर रहा है, अच्छे पोस्ट पे जॉब कर रहा है, अब जो भी पैसे वो वहाँ से उन्होंने अर्न किए तो वो इंडिया में अपने फैमिली के पास भेजते हैं, तो जिसकी वजह से जो है हमारी इंडियन इकोनॉमी, हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कुछ टैक्स लेते हैं उनमें से, और फिर वो बाकी के पैसे उनकी फैमिली को दे दी जाती है। तो इतनी ज़्यादा रेमिटेंस आती है हमारी कंट्री में, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस हम रिसीव करते हैं, इंडिया रिसीव करता है। तो इसकी वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो और दूसरा जो है नेक्स्ट है एडिक्वेट फॉरेक्स रिजर्व्स, पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार। अब फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, मतलब जैसे दूसरी कंट्रीज़ की जो करेंसीज हैं, मुद्राएं हैं, जैसे डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, या रुपी हो गया, या जितने भी अलग अलग कंट्रीज़ के जो होते हैं ना करेंसीज, उनके रिजर्व्स जब हम अपने पास भी काफ़ी ज़्यादा एडिक्वेट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में रखे हुए हैं। एंड लो करेंट अकाउंट डेफिसिट, और कम चालू घाटा है हमारे पास। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी बैलेंस करके रखते हैं और हमारी कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन एक्सपोर्ट्स नहीं रहने देते, मतलब हम पूरी तरह से एक्सपोर्ट्स पे डिपेंड नहीं करते। इस वजह से हमारी इकोनॉमी रेजिलिएंट है और उनके टैरिफ लगाने से हमें ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं रहेगा, या ये बहुत ही सीमित रहेगा, लिमिटेड रहेगा। However, हालांकि द अनसर्टेनिटीज सराउंडिंग द टैरिफ्स आर डेट्रीमेंटल, हालांकि शुल्कों से जुड़ी अनिश्चितताएं, टैरिफ से जुड़ी अनिश्चितताएं आर डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल मतलब होता है हानिकारक, हार्मफुल। ये जो है वो एक्सपोर्टर्स के लिए हानिकारक है। प्लानिंग न्यू ऑर्डर्स, ऐसे एक्सपोर्टर्स जो नए ऑर्डर्स की प्लान कर रहे थे, नए ऑर्डर भेजने की,
एंड ऑल्सो देयर इम्पैक्ट ऑन डिसीजन मेकिंग, और साथ ही साथ उनके निर्णय लेने पर भी इनका प्रभाव पड़ता है। उनके निर्णय कि मतलब हमें और भी सामान प्रोड्यूस करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, भेजने चाहिए, एक्सपोर्ट करने चाहिए कि नहीं, तो इस तरीके के डिसीजन मेकिंग पर भी उनकी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इन एडिशन, इसके अलावा देयर इज अ रिस्क ऑफ इंक्रीज्ड थ्रेट ऑफ डंपिंग। इसके अलावा एक जोखिम है, रिस्क है किस चीज़ का, ऑफ इंक्रीज्ड थ्रेट, खतरे बढ़ने का, किस चीज़ के खतरे, ऑफ डंपिंग इनटू इंडिया बाय चाइना एंड द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसे हम एशियान भी कहते हैं, ASIAN। कहने का मतलब डंपिंग जो है ना, एक इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसका मतलब आप समझो। लेकिन पहले मैं इस सेंटेंस का मतलब समझाती हूँ कि इसके अलावा और क्या खतरे हैं। तो हमारे यहाँ पे डंपिंग के खतरे हैं कि चीन और एशियान देशों के द्वारा भारत में डंपिंग की जा सकती है, लुकिंग टू रीडायरेक्ट देयर सरप्लस प्रोडक्शन। और जो कि देख रहे हैं, लुकिंग मतलब जो देश देख रहे हैं अपने सरप्लस प्रोडक्शन को, मतलब इतने उत्पादन उन्होंने कर दिए, बहुत अधिक उत्पादन कर दिया है ज़रूरत से ज़्यादा, तो उन प्रोडक्शन को वो कैसे टैकल करें, वो कहाँ ठिकाने लगाएं, वो रास्ता वे ढूंढ रहे हैं। और हो सकता है कि वो उसकी वजह से वो इंडिया में उसको डंप कर दें अपने प्रोडक्ट्स को। अब डंप का मतलब सीधा सीधा समझो, ये एक प्रैक्टिस है ऑफ एक्सपोर्टिंग गुड्स टू फॉरेन मार्केट्स, मतलब अपने देश में बनाए गए गुड्स को दूसरे देशों में, दूसरे देशों के मार्केट में एक्सपोर्ट करना एट अ वेरी लोअर प्राइस। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। चीन ने कोई अपना एक सामान भेजा भारत में, ठीक है, और जिसको बनाने में 20 रुपए के खर्चे पड़े थे चीन को उनके करेंसी में, लेकिन हम भारतीय करेंसी को लेकर चलेंगे। तो मान लो कि उन्हें 20 रुपए का खर्चा पड़ा। अब वो उन्होंने जब भारत में उस सामान को भेजा या डंप किया तो उसका प्राइस उन्होंने 15 रुपए रखा। देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी कम, 5 रुपए। और सेम प्रोडक्ट जब हम भारत में खरीद रहे थे अपने देश के बनाए हुए, तो उसका प्राइस पड़ रहा था 30 रुपए। तो ऑब्वियसली लोगों को क्या लगेगा कि भाई हमारे यहाँ के मेड इन इंडिया जो प्रोडक्ट है वो तो 30 रुपए में मिल रहा है, जबकि चाइना से जो है वो सिर्फ 15 रुपए में मिल रहा है, तो क्यों ना हम इसी को खरीदें। और लोग क्या करेंगे, इसको ज़्यादा खरीदना शुरू कर देंगे, और इस वजह से हमारे देश की बना हुआ प्रोडक्ट जो था वो उसकी बिक्री नहीं होगी या कम होगी, और चाइना को ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो इसे कहते हैं डंप करना। जब उनके देश में ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए कुछ सामान का, तो उसको ठिकाने लगाने के लिए वे दूसरे देशों में भेज देते हैं एट अ वेरी वेरी लोअर प्राइस। तो आई होप कि आपको ये टर्म समझ में आया होगा।